हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट। आज हम स्टडी करेंगे सुरेंद्र के सिसरली की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और ये इसका पार्ट 2 है, एन ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या आता है कि उसके अंदर दो टाइप्स और आ जाते हैं। एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करें अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट की, तो जो ब्रेन है वो बहुत सारे जो हमारे मसल्स है, ग्लैंड्स है और ऑर्गन्स हैं, उनको वो जो है ऑर्डर देता है। और ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको कि यहाँ पे सब डिवीज़न दिखाना संभव नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके थ्रू ही हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में कनेक्शन कर पाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड ही वो है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके ब्रेन को देता है और ब्रेन से मैसेज लेके पेरिफेरल को देता है। उसके बाद अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सब टाइप की, तो इसमें होता है ऑटोनॉमिक और सोमेटिक। ऑटोनॉमिक जो होता है वो हमारी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, ब्लड व्हीकल्स को, पिपल्स को, मतलब जितना भी हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है उन सब को ये रेगुलेट करता है। और ये चीज़ जो है वो सब की सब ऑटोनॉमिक होती हैं, और इसके भी दो सब टाइप बताए गए हैं। एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न और दूसरा है हमारा सिम्पैथेटिक डिवीज़न। पैरासिम्पैथिक डिवीज़न जो है वो हमारी एनर्जी को सेव करता है, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी एनर्जी को एक्सपेंड करता है। उसके बाद बात करें अगर हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ये हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स की होती हैं। तो ये थोड़ा सा अब ब्रेन के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ब्रेन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी जिसको बोला गया, आप इस नाम को याद रखना। तो इसके मैंने जैसे कि पीछे आपको बताए थे, दो पार्ट होते हैं, द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है वो हमारे तंत्रिका यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का मूल है, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का वो हमारा ब्रेन या मस्तिष्क है। ये भाग हमारी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का बोध कराता है। यही वो है जो निर्णय करता है और मांसपेशी और शरीर के बाकी हिस्सों को आदेश भेजता है। यानी कि एक तरह से जो पूरा हमारा शरीर है वो हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के ऑर्डर को ही फॉलो करता है और उसी के अनुसार काम करता है। उसके बाद अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल जो कॉर्ड है वो न्यूरॉन का एक लंबा बंडल है जो तंत्रिका तंत्र के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऐसा लगता है कि इसको दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इसका जो बाहरी और उसके आसपास का क्षेत्र होता है, एक तो वो होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का क्षेत्र। जो बाहरी क्षेत्र होता है वो सफ़ेद होता है और जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो ग्रे या धूसर होता है। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कहीं से भी काटेंगे तो उसकी संरचना हमें एक तितली के जैसे दिखाई देगी, जिसमें कि बाहरी भाग में सफ़ेद लिक्विड भरा होता है और अंदरूनी भाग में ग्रे या धूसर प्रकार का लिक्विड भरा होता है। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे लिक्विड की जो फॉर्म होती है वो उसके अपोजिट होती है। यानी कि जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में तो बाहरी भाग सफ़ेद होगा, आंतरिक भाग धूसर होगा, उसी तरह से सेरेब्रल में जो होगा हमारा बाहरी भाग जो होगा वो ग्रे होगा और जो आंतरिक भाग होगा वो सफ़ेद होगा। क्योंकि जो हम स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी भाग की जो मैं बात कर रही हूँ कि वो सफ़ेद होता है, तो वो इसलिए सफ़ेद होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे माइलिनेटेड अक्षतंतु या एक्सन्स होते हैं, और जो तंत्रिकाओं से बना होता है वो सफ़ेद देता है। यानी कि जो हमारे एक्सन हैं वो माइलिनेटेड है, और माइलिनेटेड होने की वजह से उनका रंग सफ़ेद है, और बाहरी भाग में एक्सन है, इसलिए जो वो क्षेत्र है वो सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और जबकि जो आंतरिक क्षेत्र होता है वहाँ पे न्यूरॉन के सेल्स होते हैं जो कि ग्रे दिखाई देते हैं, इसलिए वो क्षेत्र जो है वो ग्रे रंग का दिखाई देता है। बाहरी जो क्षेत्र होता है उसका उद्देश्य शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से नीचे शरीर तक संदेश ले जाना होता है। और जो अंदर का खंड होता है या पार्ट होता है वो ग्लिया कोशिकाओं द्वारा अलग किए गए सेलों के निर्माण से बना है, और वास्तव में ये जो हमारा मस्तिष्क है उसका एक आदिम प्रकार होता है।
रीढ़ की हड्डी का यह हिस्सा कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो बाहरी भाग है वो क्या करेगा, शरीर के निचले हिस्सों से हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजेगा, और जो आंतरिक भाग होता है वो रिफ्लेक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। 3 मूल प्रकार के न्यूरॉन बताए गए हैं, जिनमें कि अफवाही या जिसको संवेदी बोल सकते हैं, और न्यूरॉन्स जो हमारी सेंस से रीढ़ की हड्डी में, और अफवाही या जिनको हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, वहाँ तक संदेश ले जाते हैं, और ये रीढ़ की हड्डी से मांसपेशी और ग्रंथियों तक संदेश ले जाते हैं। और उसके बाद तीसरा जो टाइप होता है वो होता है अंतर न्यूरॉन का या इंटर न्यूरॉन का। अभिवाही न्यूरॉन व मोटर न्यूरॉन को ये आपस में जोड़ते हैं, जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, और इनके बीच में कनेक्शन करवाते हैं। और रीढ़ की हड्डी के अंदर और मस्तिष्क का बहुत सा हिस्सा जो होता है वो इंटर न्यूरॉन से ही बना होता है। यानी कि कौन कौन से टाइप है जो हमारा न्यूरॉन है, अभिवाही या जिनको हम संवेदी या सेंसरी भी बोल सकते हैं, दूसरा हमारा अफवाही या जिसको मोटर भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है हमारा अंतर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि जो अभिवाही न्यूरॉन है उसको अफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है, और जो अफवाही न्यूरॉन है उसको इफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। अब आप मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, जैसे अभिवाही और अफवाही शब्द है, आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किस काम को करता है। तो इनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अभिवाही है उसका वो है अफरेंट, और जो अफवाही है वो है इफरेंट। तो जो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अफरेंट न्यूरॉन एसेस द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि संदेश को अंदर ले जा रहे हैं, और इफरेंट न्यूरॉन एग्जिट्स, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट्स, ए फॉर एफरेंट और ए फॉर एसेस। तो आप इस फॉर्मूले से जो है जो न्यूरॉन है अफवाही और अभिवाही वो कौन सा काम करते हैं आप उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मस्तिष्क की और रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन की स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम नहीं देखा गया है। जो मस्तिष्क वास्तव में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बड़ा सौदा प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि आघात के अनुभव के जवाब में मस्तिष्क में कई कोशिकाओं की संरचना और कार्य दोनों लगातार बदलने की क्षमता होती है। आपने ये देखा है कि जो हमारा मस्तिष्क है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी के न्यूरॉन है वो मैंने जैसे पहले वाले लेसन में बताया था कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो उनके ऊपर माइलिन शीट बनाती है, और इस जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर एक बार न्यूरॉन डेड हो जाता है तो वहाँ पे नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं। लेकिन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है कि अगर हमारे मस्तिष्क का कोई हिस्सा किसी चोट या किसी भी वजह से काम करना बंद कर देता है, तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये देखा है, या जो फिजियोलॉजिस्ट है जो ब्रेन के ऊपर काम करते हैं उन्होंने ये देखा है कि जो ब्रेन का एक हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसके जो फंक्शंस हैं वो दूसरे हिस्से के द्वारा करने शुरू कर दिए जाते हैं। तो इसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इस तरह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो क्षमता है जो हमारी मस्तिष्क की संरचना और कोशिका कार्य को लगातार बदलने की क्षमता रखती है। उसके बाद एक टर्म आता है न्यूरोजेनेसिस। ये एक न्यूरॉन का स्वरूप और हमारे तंत्रिका तंत्र के विकास के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो कि ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ न्यूरोजेनिज्म जो होता है वो जन्म से पहले हो जाता है। यानी कि जब हमारा प्रीनेटल पीरियड शुरू होता है या उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसके टाइम पे ही न्यूरोजेनेसिस होता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, अब न्यूरोजेनेसिस को आप समझ लीजिए कि वो क्या होता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं हम अपने जो घ्राण बल्ब यानी कि जो हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं उसमें किसी भी न्यूरॉन का उत्पादन नहीं करते हैं। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो घ्राण बल्बों में न्यूरॉन का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वयस्क होने के दौरान सिर्फ हमारे ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस नामक जगह होती है उसमें कुछ नए न्यूरॉन उत्पन्न हो सकते हैं, बाकी ब्रेन में नहीं होते हैं। हालांकि अधिकांश शोधों में स्ट्रेटम जो कि हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, मानव वयस्क न्यूरोजेंस के मजबूत लेकिन प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, जो मोटर नियंत्रण, वॉलेंटरी मूवमेंट और अन्य कार्यों से संबंधित मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे ये बताया गया है स्ट्रेटम के बारे में। उसके बाद स्टीम सेल्स जो होती हैं वो रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और मस्तिष्क कोशिकाएं जैसी अन्य कोशिकाओं से बन सकती है, और पार्किंसंस और अल्जीमर जैसी बीमारियों को दूर करने या क्षतिग्रस्त स्पाइनल डोरी और मस्तिष्क के ऊतकों की मरम्मत करने का वादा करती है। और इस बात को बताया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2007 के अंदर। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र या पीएनएस के नाम से भी जानते हैं, ये उन सभी नसों और न्यूरॉन्स से बना होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में समाहित नहीं होते हैं। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से को अगर हम छोड़ दें तो पूरा बॉडी हमारा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को आँखों, कान, त्वचा, मुंह की संवेदी प्रणालियों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर की मांसपेशियों और ग्रंथियों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यानी कि ये वो जो होता है जो कि हमें जो ब्रेन हमारा ऑर्डर करता है, ये फंक्शन जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको कार्य रूप प्रदान करता है और काम करने के लिए आज्ञा ये जो है वो हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से प्रदान करता है। पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, दैहिक तंत्रिका तंत्र या सोमैटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, या जिसको शॉर्ट में हम एएनएस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी पाथवे से बना होता है, जिसमें इंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संदेश ले जाने वाली सभी नर्व होती हैं और वे जो नर्व होती हैं वो सभी अभिवाही होती हैं, यानी कि एफरेंट होती हैं। मोटर मार्ग से जो सभी तंत्रिकाएं ले जाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्वैच्छिक या शरीर की मांसपेशियों की कंकाल की मांसपेशियों के संदेश जो लोगों को अपने शरीर को स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं। ये बात बताई गई है मोटर पाथवे के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये होता है हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है उसका दैहिक विभाजन, ये हमारी इंद्रियों और स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। स्वायत्त विभाजन शरीर के अंगों, ग्रंथियों, अनैच्छिक मांसपेशियों में सब कुछ नियंत्रित करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो सब सिस्टम में बांटा गया है। एक तो हमारा जो होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। द सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो हमारे इमोशंस के साथ सहानुभूति है, यानी कि हमारे इमोशंस के साथ साथ सिंपैथी है। सहानुभूति विभाजन को फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है। अब आप इसको लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है। यह लोगों और जानवरों को सभी प्रकार की तनावपूर्ण घटनाओं से निपटने की अनुमति देता है। सहानुभूति विभाजन का काम शरीर को तनाव से निपटने के लिए तैयार करना है। उसके बाद आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट प्रणाली कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका अदर नेम जो है। इस विभाजन के न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉलम के ऊपर और नीचे स्थित होते हैं। दोनों तरफ पैरासिम्पैथिक डिवीजन के न्यूरॉन्स होते हैं। पैरासिम्पैथिक डिवीजन का काम तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद शरीर को सामान्य कामकाज के लिए बहाल करना है। यह हृदय श्वास को धीमा कर देता है, पिपल्स को नियंत्रित करता है और पाचन और उत्सर्जन को पुनः सक्रिय करता है। एड्रिनल ग्लैंड के संकेत बंद हो जाते हैं क्योंकि पैरासिम्पैथिक विभाजन एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन होता है वो तो हमें किसी खतरे की जो घटना होती है उसमें ये हमें बचाने का काम करता है, और जो पैरासिम्पैथिक डिवीजन है वो हमें उस खतरे की स्थिति के निपटने के बाद रेस्ट की पोजीशन में आने के लिए प्रेरित करता है या काम करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्कनेक्शंस के बारे में, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके बारे में। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिनको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, उनमें कोई नलिका नहीं होती है और वो अपने रसायनों को सीधे हमारे ब्लड में मिला देती हैं, और इस प्रकार जो इन ग्रंथियों से स्राव निकलता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब हम कुछ जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं इन ब्रीफ में। लेकिन ये जो आज हमने स्टडी की है ब्रेन के बारे में, पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, सिंपैथेटिक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, और जो हम अभी पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इनको मैं आपको सिसरली की बुक में से कराऊंगी और ये आपको नेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। द पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं द मास्टर हार्मोनल यूनिवर्सल, या जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में है और इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस जो होती है वो पिट्यूटरी को प्रभावित करती है और अन्य ग्रंथियों को इसके माध्यम से नियंत्रित करवाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित या प्रभावित करती है।
एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में। तो जैसे कि पहला हार्मोन यहाँ पे बताया गया है ऑक्सीटोसिन है, जो कि हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी को नियंत्रित करता है और ये जो है प्रजनन और माता पिता दोनों के व्यवहार के साथ कई तरह से शामिल होता है। यह बच्चे के जन्म में गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और ये मिल्क को लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें शिशु के लिए दूध छोड़ने के लिए स्तन ग्रंथियों की कोशिकाओं का संकुचन शामिल होता है। हमारे शरीर में पानी की स्थिति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को वैसोप्रेसिन कहा जाता है। ये पिट्यूटरी से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है और ये अनिवार्य रूप से एंटी डायरेक्टिक के रूप में काम करता है, जिससे शरीर को पानी का संरक्षण करने में मदद मिलती है। तो अभी तक हमने दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि हमारी पिट्यूटरी से निकलते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी पिट्यूटरी है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, अप्रोक्स 6 हार्मोन्स को वो रिलीज़ करती है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे और जब हम हार्मोन वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे तो मैं एक पूरा का पूरा लेसन मतलब आपको पिट्यूटरी के बारे में ही पढ़ाने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि मानव सामाजिक व्यवहार में ऑक्सीटोसिन की भूमिका सुर्खी में रही है और ऑक्सीटोसिन को कभी कभी हम लव हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन के रूप में भी संबंधित करते हैं और ये शोध का एक बड़ा हार्मोन है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है उसको हम लव हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। द पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के पीछे डायरेक्टली अबोव द ब्रेन स्टम स्थित होती है और यह कई बायोलॉजिकल राइदम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, जो दिन की लंबाई को ट्रैक करने में मदद करता है और ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारी आती है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी गर्दन के अंदर स्थित होती है और ये हार्मोन को स्रावित करती है, जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इनमें से एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी कि पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो है वो दो तरह के हार्मोन निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और ये जो है हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं इन हार्मोन के स्राव के माध्यम से। पैनक्रियाज बहुत कम इंसुलिन स्रावित करता है, तो इसकी वजह से हमें मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है और यदि बहुत अधिक इंसुलिन स्रावित करता है तो इससे हमें हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर होता है, जिसके कारण व्यक्ति हर समय भूख लगती रहती है और अक्सर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो पैनक्रियाज से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और इंसुलिन का काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक टिप पे होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम गोनाड्स की। जो गोनाड्स ग्लैंड है वो हमारी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें महिलाओं में ओवेरीज और पुरुषों में टेस्टिस शामिल है। वे हालांकि सभी यौन व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते हैं। एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में जो हमारा मस्तिष्क है वही हमारी यौन प्रणाली का स्वामी है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी गोनाड्स के माध्यम से हमारा यौन व्यवहार होता है। मानव यौन व्यवहार को पूरी तरह से सहज ज्ञान और ग्रंथियों की क्रियाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, जैसे कि जानवरों की दुनिया के कुछ हिस्सों में होता है। यानी कि जानवरों में तो सिर्फ जो गोनाड्स है उसके माध्यम से हमें ये क्रिया देखने को मिलती है, लेकिन जो मानव होता है उसके अंदर सिर्फ ये ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। जैसे कि हम एक कारण उनमें से ले सकते हैं जो कि मनोविज्ञान कारकों से प्रभावित होता है, आकर्षण। उसके बाद आता है द एड्रिनल ग्लैंड्स। हर किसी में 2 एड्रिनल ग्लैंड होती है, आप इस बात को नोट कर लेना, जिनमें से प्रत्येक जो होती है वो हमारी दोनों किडनियों में ऊपर होती है, यानी एक एक किडनी के ऊपर होती है। प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड वास्तव में 2 वर्गों में विभाजित होती है, यानी कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो हमारा एड्रिनल मेडुला होता है उसके 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, आप इनको नोट कर लेना, एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। और जो लोग तनाव में होते हैं ये उनकी सहानुभूति में सहायक होते हैं, जो मैंने बताया है एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। उसके बाद अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो
तो वो 30 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिसमें कि कॉर्टिकॉइड्स जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन्स भी है, उसको स्टेरॉइड भी कहा जाता है। और ये नमक का सेवन नियंत्रित करता है, तनाव प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, और यह भी गोनाड द्वारा प्रदान किए गए हार्मोन्स के अलावा सेक्स हार्मोन का एक स्रोत प्रदान करता है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। और मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन भी करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। लाइव सेशन के लिए जितने ज़्यादा कमेंट हो गए या जितने लोग चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़िक्स करूँगी लाइव सेशन करने को। थैंक यू।